क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या कह रहा है? उद्योगों से जुड़े ऐसे संकट जिनमें विस्फोट और विषाक्त पदार्थों का स्त्राव होना शामिल है किस श्रेणी में आएंगे? ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष संबंधी संकट, भूवैज्ञानिक संकट, पर्यावरणीय संकट या मानव निर्मित संकट। तो ये जो होगा, जैसा कि आपको पता है, मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक अपने चैनल पे डाल रखा है। अगर आप उसे देख लेंगे तो इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो जैसा कि मैंने उसमें बताया था, ये जो डिजास्टर होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं मुख्य तौर पर। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जो कि स्थलीय, जैविक, जलीय और वायुमंडलीय होते हैं। तो और एक मानव निर्मित होता है। तो ये जो है जितने भी विस्फोट होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? मानव निर्मित में आते हैं। किस में आते हैं? मानव निर्मित में आता है। तो हमारा जो डी विल बी द राइट आंसर, डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरम्बर्ग नागरिकता अधिकारों का एक खंड नहीं है? हमसे क्या पूछा है? न्यूरम्बर्ग नागरिकता अधिकारों का एक खंड नहीं है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या होगा, आप बताइए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो न्यूरम्बर्ग नागरिकता अधिकार है 1935 में जो हुआ था, नागरिकता के न्यूरम्बर्ग कानून के आधिकारिक तौर पर यहूदियों को जर्मन नागरिकता से बाहर कर दिया गया था और जो समाज के सदस्यों के रूप में इनके जो अधिकार थे वो सीमित कर दिए गए थे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी यहूदियों को डेविड का पीला सितारा लगाने के लिए बाध्य किया गया था। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है भाई, ये सही नहीं है। हमसे कौन सा पूछा है जो सही नहीं है? तो यही हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी यहूदी को जर्मनी का राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी। ये बात सही है, क्योंकि नागरिकता का अधिकार ही नहीं था तो उन्हें राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति भी नहीं थी। और यहूदी जर्मन साम्राज्य की सुरक्षा से वंचित थे, ये बात भी सही है। और जर्मनों को यहूदियों से विवाह करने की अनुमति भी नहीं थी। इनको, जो जर्मनी के लोग थे, उनसे विवाह करने की भी अनुमति नहीं थी, क्योंकि इनके जो अधिकार थे वो सीमित कर दिए गए थे। और इनकी जो नागरिकता के न्यूरम्बर्ग कानून के आधिकारिक तौर पर यहूदियों को जर्मन नागरिकता से बाहर कर दिया गया था। तो इसमें हमसे नहीं वाला पूछा है, जो नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक पार्टी जो लोकसभा चुनाव में या 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कुल मतों में से कम 2% मत प्राप्त करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है? नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। जो होता है वो क्या होता है, जो हमारे लोकसभा चुनाव होता है। और दूसरा हम देख लेते हैं पहले, 2019 में देश में 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी उनमें से एक थी। हाँ जी, ये सही बात है, जो बहुजन समाज पार्टी थी उनमें से एक थी। क्या ये एक पार्टी थी? लेकिन जो पहला वाला कह रहा था ये गलत है। ये क्या कह रहा है? ये हमारा गलत कह रहा है, क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है, जो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लोकसभा या विधानसभा में किसी भी दल को कम से कम 4 राज्यों में 6% वैध मत चाहिए होते हैं। कितने? 6% वैध मत चाहिए होते हैं राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए, कम से कम 6%। या फिर 4 सीटों पर कब्जा होना चाहिए, या फिर किसी राज्य में लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त होनी चाहिए, मतलब जीते हुए होना चाहिए। या फिर 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% सीटें होनी चाहिए, कम से कम 11 सीटें, मतलब 2% 3 अलग अलग राज्यों में होनी चाहिए, तब होगा सही। तो पहला तो हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें 6% चाहिए होते हैं, ना कि 2%, वो भी वैध मतों का। और लेकिन जो 2019 में 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियों के बहुजन समाज पार्टी में से एक थी, ये सही है हमारा। तो ये हमारा सही है, केवल 2 विल बी द राइट आंसर। ये कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? नेपाल के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन जो हमारा दिया है वो दिया है 2001 में शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा ज्ञानेंद्र की हत्या कर दी गई थी। नहीं जी, राजा ज्ञानेंद्र की हत्या नहीं की गई थी।
इसमें राजा ज्ञानेंद्र की हत्या नहीं की गई थी। इसमें जो हत्या की गई थी वो एक्चुअली राजा महेंद्र के दूसरे पुत्र जो थे ना, एक तो राजा ज्ञानेंद्र थे, एक दूसरे पुत्र जो थे राजा वीरेंद्र, उनकी हत्या कर दी गई थी। और उनकी हत्या जो की थी वो क्रॉन के प्रिंस थे दीपेंद्र, उन्होंने इनकी हत्या की थी। और फिर उसके दूसरे दिन ही उन्होंने आत्महत्या कर ली, जिस वजह से क्या हुआ था, राजा ज्ञानेंद्र जी को गद्दी पर बैठा दिया गया था। तो इनकी हत्या तो नहीं हुई थी, तो ये हमारा पहला गलत हो जाएगा। ये बात सही है कि 2001 में शाही खानदान का कत्लेआम हुआ था, 9 लोगों की मृत्यु हुई थी, 9 लोगों को मारा था किसने, दीपेंद्र ने, प्रिंस दीपेंद्र ने। और राजा ज्ञानेंद्र की हत्या नहीं थी, किसकी थी, वीरेंद्र की हत्या थी, राजा वीरेंद्र की हत्या थी, राजा ज्ञानेंद्र की नहीं थी। राजा ज्ञानेंद्र तो गद्दी पे बैठ गए थे, राजा बन गए थे। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, लोकतंत्र की बहाली के आंदोलन के दौरान 7 दलों के गठबंधन और माओवादियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया था। ये बिल्कुल सही है, तो हमारा सही पूछा है, हमारा सही पूछा है, तो हमारा ये दूसरा वाला बिल्कुल सही है। तो जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी केवल 2। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संस्था या संघ बनाने का अधिकार है। क्या है, संस्था या संघ बनाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, तो मैं आपको बता दूं ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 19C, 19(1)C के अंतर्गत आता है संस्था या संघ बनाने का अधिकार। हमारे देश के हर नागरिक को संस्था या संघ बनाने का अधिकार है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 19C, 19(1)C होता है जो, उसके अंतर्गत हमें अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, भारत में अनुबंध व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। तो कथन दिए हैं हमें, 19वीं शताब्दी में इस अनुबंध व्यवस्था को नई दास प्रथा के रूप में वर्णित किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 19वीं शताब्दी में जो अनुबंध व्यवस्था थी उसको नई दास प्रथा के रूप में वर्णित कर लिया गया था। इसमें नई दास प्रथा के रूप में वर्णित कर लिया गया था। और जो हमारा दूसरा है, भारत में अनुबंध व्यवस्था तो 1901 में औपचारिक रूप से समाप्त कर दी गई थी, नहीं थी जी, ये औपचारिक रूप से समाप्त नहीं की गई थी। तो हमसे सही पूछा है, तो सही हमारा, दूसरा तो गलत हो गया, तो पहला ही हमारा सही होगा, जो कि केवल 1 वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सो दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ऐसे नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब प्रीवियस ईयर में आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपके आने वाले एग्जाम में भी आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जर्मेनिया की रूपक मूर्तिका में उगते सूर्य की किरण क्या दर्शाती है। क्या दर्शाती है भाई, उगते सूर्य की किरण जो होती है जर्मेनिया की रूपक मूर्तिका में, वो क्या दर्शाती है, उसका मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब मैं आपको बता दूं, उसका मतलब होता है एक नए युग की शुरुआत। क्या होता है, एक नए युग की शुरुआत, इसका मतलब होता है उगते सूर्य की किरणों का जो मतलब होता है उसमें जर्मेनिया की रूपक मूर्तिका में जो पाई जाती है, उसका मतलब होता है एक नए युग की शुरुआत। जैसे कि आपने देखा है ना, जब दिन निकलता है तो एक नया सूरज उगता है, तो मतलब दिन की शुरुआत उगते सूरज से ही तो होती है। तो उसी प्रकार उसमें जो मूर्तिका में पाई गई है ना उगते सूर्य की किरणें, वो यही प्रदर्शित करती हैं कि एक नए युग की शुरुआत हो रही है, एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है। तो बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। फ्रांसीसी सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन का विचार किस पुस्तक में प्रस्तावित है। तो मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं, ये जो पुस्तक है, ये जो विभाजन का विचार है जो, वो किस पुस्तक में है। ये जो पुस्तक है एक द स्पिरिट ऑफ लॉज, कौन सी है, द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये 1748 में जो मॉन्टेस्क्यू जी थे ना, उनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। किसके द्वारा, 1748 में कब प्रकाशित की गई थी। तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो कि 1748 में प्रकाशित की गई थी। कब, 1748 में प्रकाशित की गई थी मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। ठीक है,
तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार ने देश में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। तो ये कब की थी? 1955 में की थी, 73 में की थी, 78 में की थी या 79 में की थी? तो मैं आपको बता दूं, ये जो की थी ये 1979 में की थी। कब की थी? 1979 में की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो बीपी मंडल की अध्यक्षता में, ये जो मंडल आयोग था ये बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में बनाया गया था। किसकी अध्यक्षता में? बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में बनाया गया था। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे, उनके नेतृत्व में जनता पार्टी के, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे तो उसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? मंडल आयोग की, जिसकी अध्यक्षता बीपी मंडल जी ने की थी। कब और ये कब हुआ था पिछड़ा वर्ग आयोग का नियुक्ति? ये 1979 में हुई थी। डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई, देख लेते हैं। प्राकृतिक आपदाओं को व्यापक रूप से 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। झंझा मोहर्मी में को इनमें से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? किस श्रेणी में रखा जा सकता है किसे? झंझा मोहर्मी को। तो मैं आपको बता दूं, ये झंझा मोहर्मी जो होता है वो उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनके दौरान जो समुद्र के स्तर में वृद्धि जो हो जाती है ना, तब तीव्र तूफान को, वो जो इस टाइप का तूफान होता है उसे टाइफून या हरिकेन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये झंझा मोहर्मी कुछ इसी टाइप का है। तो क्योंकि ये समुद्र में आ रहा है, जल से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है? एक जलीय होता है। क्या होता है ये कैसा है भाई? ये जलीय संकट होता है, ये जलीय आपदा होती है। कैसी आपदा होती है? जलीय आपदा होती है। तो इसका तो आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं और जितनी भी डिजास्टर हैं, जितनी भी आपदाएं हैं, मैं एक इसका पूरा टॉपिक करा चुका हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अगर आप वो देख लेंगे तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो और कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आ रहे हैं। पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आएंगे। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपके सारे टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका तो हो जाएगा। चलिए, तो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ तक कि आप वो देख लीजिएगा। नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये जो होता है ना, आपदाएं जो होती हैं वो लगभग 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं प्राकृतिक आपदाएं। जैसे स्थलीय है, जैविक आपदा है, जलीय आपदा है, वायुमंडलीय आपदाएं हैं। ये सब इस टाइप की होती हैं। बाकी का आप वीडियो में जाके देख लीजिए। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है अभी? हिमाद्री से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? कौन सा कथन सही है, ये हमसे पूछा है। पहला क्या दिया है? पीर पंजाल पर्वतमाला और धौलाधार पर्वतमाला महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। ऐसा है क्या? जी नहीं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये महत्वपूर्ण पर्वतमाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो महान हिमालय है, या जिसे वृद्ध हिमालय कहते हैं, या जिसे हिमाद्री कहते हैं, वो हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ना। और हिमाद्री पर्वत श्रृंखला की जो कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण चोटियाँ होती हैं उनमें क्या क्या आती है? माउंट एवरेस्ट आता है, माउंट केटू आती है, और क्या आता है? कंचनजंगा आ जाती है, नंदा देवी आ जाती है, कॉमेट आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो पहला तो हमारा जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया है? यहाँ पाई जाने वाली पर्वतमालाओं की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 5000 से 6000 मीटर होती है। ये बात बिल्कुल सही है। ये क्या है? ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर केवल 2 वाला जो होगा वही सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में कई राज्यों के विशेष प्रावधान किए गए हैं। कई राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। 371 में जो अनुच्छेद है उसमें बहुत सारे गुजरात हैं, कई राज्य हैं, इनके लिए क्या किया गया है? विशेष प्रावधान किया गया है। और दूसरा क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के भाग 14 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया नहीं जी। इसमें
अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो हमसे क्या पूछा है, जो कथन सही है वो ही हमें बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 का केवल 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष आई थी। ये किस वर्ष आई थी, ये हमसे पूछा है। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। ये जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो थी वो सन 2000 में आई थी। कब आई थी, सन 2000 में आई थी। आपको पता होगा जो स्वास्थ्य मंत्रालय जो था उसने एक परिवार नियोजन जो उसका था, इस बनाई गई थी उन्होंने, उस वो इसका मैनेजमेंट देखती है। किसका, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का परिवार नियोजन की टीम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रबंधन देखती है, मैनेजमेंट देखती है, जो कि 2000 में सन 2000 में आई थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रत्यक्ष जन सुविधा प्रदान नहीं करता है। प्रत्यक्ष जन सुविधा प्रदान नहीं करता है, क्या नहीं करता है भाई, स्वयं सहायता समूह, नहीं जी, ये तो हमें जन सुविधा प्रदान करते हैं, ये तो जन सुविधा प्रदान करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और क्या, दूसरा क्या है, व्यापारी, व्यापारी भी जन सुविधा प्रदान करते हैं। और सहकारी समितियां, ये भी जन सुविधा प्रदान करती हैं। लेकिन जो नाबार्ड है ना, ये जो नाबार्ड है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से जन सुविधा प्रदान नहीं करता है, ये प्रत्यक्ष रूप से जन सुविधा प्रदान नहीं करता है। जो नाबार्ड है ये एक विकास बैंक है। क्या है, एक विकास बैंक है जो मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित है, जो मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित है, लेकिन ये विकास बैंक है। क्या है, एक विकास बैंक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमसे क्या पूछा है, जो प्रत्यक्ष रूप से जन सुविधा प्रदान नहीं करता है। प्रत्यक्ष रूप से, ये इनडायरेक्टली रूप से हमें अप्रत्यक्ष रूप से सुविधा प्रदान करता है। नाबार्ड जो है अप्रत्यक्ष रूप से सुविधा प्रदान करता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सुविधा प्रदान नहीं करता है। तो इसका जो हमसे नहीं पूछा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। सदियों पुरानी राजशाही को समाप्त करने के बाद नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। तो आपको पता है, पहले तो वहाँ पे क्या हुआ करते थे, नेपाल में राजा हुआ करते थे, लेकिन सन 2008 में उसका संविधान बन गया और वहाँ भी लोकतंत्र आ गया, है ना। वहाँ भी सरकार बन गई, वहाँ भी राष्ट्रपति बन गए, वहाँ भी प्रधानमंत्री बन गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, विभाजन के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संबंध में निम्नलिखित शब्द किसने कहे थे। क्या शब्द, उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं। ये बात किसने कही थी, विभाजन के बाद भारतीय राज्यों का जब गठन हो रहा था, जब विभाजन हो गया था, उसके बाद जब भारतीय राज्यों का गठन हो रहा था, तब ये बात किसने कही थी, उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं। ये बात कही थी हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्या किसने कही थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कही थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। संविधान सभा की समितियां और नेताओं का इनमें से कौन सा मिलान गलत है, देख लेते हैं। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद, नहीं जी, जो हमारे सच्चिदानंद जी थे वो अध्यक्ष तो थे, संविधान सभा के अध्यक्ष तो थे, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे। आपको पता होगा जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसमें जो थे अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे, सच्चिदानंद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, क्योंकि वहाँ पे कोई अध्यक्ष बन नहीं पा रहा था, मतलब ये निश्चित हो ही नहीं पाया था कि किसे अध्यक्ष बनाए। तो क्या किया गया था, सच्चिदानंद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और फिर उसके बाद जो 11 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को, तो उसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। और फिर तो हमारा ये तो हो जाएगा गलत। दूसरा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बिल्कुल सही है। राज्य समिति के जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, और मसौदा समिति के जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। क्या, प्रारूप समिति के कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे जो गलत है वही पूछा था। क्या पूछा था, जो गलत है वही पूछा था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देख लेते हैं।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? किससे? दल बदल से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, जो 5वीं अनुसूची है, जो 5वीं, इसका तो आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची थी, जो ये कब जोड़ी गई थी? 52वां संविधान संशोधन जो था 1985 में जो हुआ था, 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। उस टाइम ये दल बदल से संबंधित अनुसूची जो थी, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। लेकिन जो हमारी पाँचवीं अनुसूची है, इसमें क्या है? इसमें है SC एंड ST के जो प्रशासन और नियंत्रण है उसके बारे में जिक्र किया गया है 5वीं अनुसूची में। और जो हमारी 7वीं अनुसूची है, इसमें क्या किया गया है भाई? जो हमारा राज्य और केंद्र होता है, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है 7वीं अनुसूची में। 7 से 7वीं और 7 से शक्ति, राज्य और केंद्रों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और तीसरी में क्या किया गया है भाई? तीसरी में हमारा किया गया है जो अधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, जो जैसे राष्ट्रपति हैं, इनकी शपथ के बारे में बात की गई है। इसमें तीसरी में क्या किया गया है? शपथ के बारे में बात की गई है। ठीक है। और 10वीं दल बदल से संबंधित है। 5वीं अनुसूची जो है वो क्या है? 5वीं क्या है भाई? SC ST के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 7वीं अनुसूची राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा है। और जो तीसरी है उच्च अधिकारियों के शपथ से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक अनुसूची का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको जितना मैंने समझाया इतना तो समझ में आ ही गया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, हमारा एक संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में, जिसे 42वां संविधान संशोधन भी कहा जाता है। और उससे एक्चुअली वो संविधान संशोधन जो हुआ था वो बहुत सारी चीज़ें उसमें जोड़ी गई थी। तो इस वजह से उसे एक लघु संविधान नाम दे दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन को हमारा एक लघु संविधान नाम दे दिया गया था। और इसमें क्या हुआ था? इसमें जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है ना, उसमें संशोधन किया गया था। और उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। क्या क्या? एक धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया, और क्या जोड़ा गया? अखंडता। क्या जोड़ा गया? अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। और शायद मुझे याद है प्रीवियस ईयर में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से 3 शब्दों में से कौन कौन से जोड़े गए थे। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद है। और ये जो 52वां संविधान संशोधन है, ये कब किया गया था? 1985 में किया गया था, जिससे 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि दल बदल से संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। क्या कह रहा है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। इसमें ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या RBI के गवर्नर। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत के प्रधानमंत्री। जो मौजूदा प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जैसा कि आपको पता है, 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग बना है योजना आयोग की जगह। तो वहाँ पे उस टाइम कौन थे प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी ही थे। इस समय भी नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अगर आपसे इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष जी थे वो कौन थे, तो वो भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ही थे। कौन है? नरेंद्र मोदी जी ही थे। और इस समय भी नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के प्रधानमंत्री, यही हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। लेकिन इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भाई इसके उपाध्यक्ष कौन है? चलो, आपने अध्यक्ष तो बता भी दोगे, लेकिन उपाध्यक्ष कौन है ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले राजीव कुमार जी इसके उपाध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उनकी जगह अब किसने ले लिए? सुमन के बेरी ने। किसने ले लिए? सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष बन गए हैं। कौन बन गए? इसके नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? सुमन के बेरी। और एक क्वेश्चन इससे और पूछ लिया जाता है, CEO। इसके CEO कौन है? तो इसके CEO जो पहले थे अमिताभ कांत थे, फिर उसके बाद दूसरे चेंज हुए। इस समय जो वर्तमान में जो इसके CEO हैं वो हैं BVR। कौन है? BVR सुब्रमण्यम जी। कौन है? BVR सुब्रमण्यम जी। तो मुझे लगता है कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है
इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।